नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के सामने क्लास 7 की एनसीईआरटी भूगोल के इस चैप्टर के साथ में। आज के इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, ठीक है? तो जो भी वन है, इसके बाद में जो भी मरुस्थल हैं, ठीक है? वन्य जीवों के विषय में और प्राकृतिक वनस्पति के विषय में आज का ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर 6, ठीक है? इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 के वीडियो आ चुके हैं और इन सब की समरी को भी पढ़ाया गया था। आज आप सभी लोगों को इसमें एक नई चीज़ दिखाई दे रही होगी, वो है इसका सारांश, ठीक है? लेकिन हम इस सारांश को आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं। वो बात कुछ ऐसी है कि हम जो भी आप लोगों को पढ़ाते हैं जिन पीडीएफ के माध्यम से, इनको हम सेल भी करते हैं अर्थात बेचते भी हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस पर देते हैं। क्लास 6, 7 और 8 इन तीनों के हम दे रहे हैं आपको सिर्फ ₹250 में, ठीक है? सारे नोट्स हैं। तो जिन लोगों को लेने हैं, अभी का ये रेट है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आगे हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है? आगे का कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी हम आपको इतने में दे रहे हैं, तो जिन लोगों को लेने हैं वो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये जो सारांश दिया गया है, इसका पहले एक वीडियो आ चुका है, ठीक है? क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी की समरी को पढ़ाया गया था और इसके बाद में हमने क्लास 6 से लेकर के एक नई सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें हम आपको प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं और सभी क्वेश्चन को व्याख्या के साथ में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसकी समरी वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसी प्रकार से पूरा था। यही पूरी समरी है इसकी और इसी को मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया था, ठीक है? और ये जो है ये पूरे पार्ट का सारांश है, उसके आगे हम देखेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस अध्याय के द्वारा, इस अध्याय पर बने हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है? और वो आप सभी लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है? तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहें, जिससे कि जो लोग यूपीएससी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमारे वीडियोस पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को कर सके, ठीक है? तो आज के इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव और इसको लेकर के पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी मिट्टी की परत की मोटाई, ऑप्शन डी उपर्युक्त तो सभी। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात उपर्युक्त तो सभी। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक किसी भी वनस्पति की जो वृद्धि है ये नहीं हो सकती, ठीक है? अब इसके विषय में मैंने पूरी डिटेल रख ली है और प्रत्येक वीडियो की तरह इसमें भी मैं आपको फुल समरी के साथ ही बताऊंगा। मतलब अगर आपने समरी वाला वीडियो नहीं भी देखा है और इसको देख रहे हैं तो भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इससे बाहर आपको उसे देखना भी नहीं पड़ेगा और कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, क्योंकि ज्ञान जितना ज्यादा होगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है? तो इसके बारे में दिया जा रहा है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है और इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है, ठीक है? अब आप अगर किसी ऐसे वृक्ष के बारे में, जैसे कि आप धान के बारे में सोचिएगा, अब अगर धान को आप ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां पर अत्यधिक ढाल है, वहां पर पानी रुकता ही नहीं है, तो वो वहां पर नहीं हो पाएगी, ठीक है? और चाय है, इसके बाद में काफी सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको आप उन्हीं के अनुकूल, उनकी जो तो उनकी उनकी प्रकृति के अनुकूल ही वनस्पति, मतलब वातावरण में रखेंगे तो ही वो हो पाएंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। देखिएगा, जिस प्रकार की वनस्पति होती है उसे अपने ही अनुकूल वातावरण और स्थिति की आवश्यकता होती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर अब हम ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, ठीक है? इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें दिया जा रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए यहाँ पर 4 कथन दिए जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है? पहला कथन दिया जा रहा है कि ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। दूसरा कथन है इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। और इसके बाद में तीसरा कथन दिया जा रहा है, इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। और इसके बाद में चौथा कथन दिया जा रहा है, एनोकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, ठीक है? अब इन चारों कथनों में से जो कथन सत्य है
आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और आप लोगों से एक मेरा अनुरोध है कि इस पूरे वीडियो को, इस पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को अगर आप एक टेस्ट सीरीज समझ करके सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर खुद देने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और हर एक प्रश्न पर कुछ ना कुछ मेरे आंसर देने से पहले टिप्पणी किया करें, ठीक है। और मैं तो रुकता नहीं हूं, तो आप लोग वीडियो को रोक लिया करें और वीडियो को रोकने के बाद में आंसर दे करके और फिर आगे बढ़ा करें। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप किसी प्रश्न पर टिप्पणी करते हैं तो आप टिप्पणी तभी कर पाते हैं जब आपकी उस प्रश्न पर पूरी पकड़ होती है, और इससे आपका वो प्रश्न पूरा कंफर्म हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद होना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर मैं पूरा लेकर के आया हूं, ये चारों ही कथन सत्य दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, वन क्षेत्रों का जो मौसम होता है वो बहुत ही शुष्क नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ के जो पेड़ होते हैं, ये इनके पेड़ की पत्तियां हैं, ये पूरी तरह से झड़ती नहीं है। और अगर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र होते हैं, तो इन क्षेत्रों के जो पेड़ होते हैं, इनमें काफ़ी सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कोई एक प्रकार की प्रजाति नहीं पाई जाती है। और जब काफ़ी सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो ये अलग-अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अलग-अलग प्रकार की जो प्रजातियाँ होती हैं, जैसे कि शीशम का पेड़ है, इसके बाद में आप अगर बरगद का पेड़ देखेंगे, पीपल का पेड़ देखेंगे, तो हर एक पेड़ जो होता है अपनी एक अलग-अलग समय में अपनी पत्तियों को गिराता है, ठीक है? तो यहाँ के जो वन हैं, इन वनों में 2 मतलब कारण दिए जा सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ का मौसम है वो शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ की पेड़ के जो है वो पत्तियां नहीं गिराते हैं। और या तो फिर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, और इसी वजह से यहाँ के जब पेड़ की जब पत्तियां गिरती हैं तो हमको जानने ही नहीं पड़ती हैं। अर्थात कि आज इसकी गिरी और इसके आसपास वाले 4 पेड़ ऐसे खड़े हैं जिनकी नहीं गिरी, तो यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा, समझ गए। तो ये है इसका पूरा रहस्य, ठीक है। और इसके बारे में आगे दिया जा रहा है कि ये अलग अलग समय अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं, और इस कारण से ये सदा हमको हरे भरे ही दिखाई देते हैं। और एनोकोंडा विश्व का सबसे बड़े सांपों में से एक है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो आगे अजगर, दूसरा एनोकोंडा, ये कुछ ऐसे सांप हैं जो कि विश्व के बड़े सांपों में इनकी गिनती है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये इन्हीं में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें दिया जा रहा है, कौन से वन पृथ्वी के फेफड़ों की तरह दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन सी शीतोष्ण सदाबहार वन, ऑप्शन डी शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और उस पर कुछ टिप्पणी भी करिएगा, ठीक है। और मैं तो आप सभी लोगों के लिए रुक नहीं सकता हूं, तो मैं आगे बढ़कर इसका आंसर और समरी बताता हूं। आप इसका वीडियो रोक करके आंसर दिया करें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं, ये इतने विशाल हैं कि हमको पृथ्वी की फेफड़े की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। 2 फेफड़े, जैसे कि एक ही आया और एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का फेफड़ा बना है इधर, और एक ये कुछ इस प्रकार का बना है, ठीक है। ये जहां दूर नहीं होती, जैसे कि हमारे शरीर के फेफड़े होते हैं, कुछ इसी प्रकार से ये दिखाई देते हैं, ठीक है। और आमतौर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, इनमें रोजवुड और इसके बाद में आबनूस, महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। और ये जो रोजवुड है, इसके बाद में जो आबनूस है, महोगनी है, ये वृक्ष काफी बड़े वृक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं? इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन सी शीतोष्ण सदाबहार वन, ऑप्शन डी शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वो जल्दी से हमको आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन इसका आंसर मैं आपको बताता हूं और आगे बढ़ता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। अब प्रत्येक क्वेश्चन की तरह इसको भी देखिएगा। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ये मानसूनी वन कहे जाते हैं, ठीक है। और जो कि ये भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए भी जाते हैं, और इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। और जल संरक्षण के लिए ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये शुष्क मौसम में अपने यहाँ जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां झाड़ देते हैं। और इन वृक्षों, इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनमें सबसे पहले आता है साल, फिर आता है सागवान, फिर आता है नीम और इसके बाद में शीशम। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि इन वनों में पाए जाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पांचवा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें दिया जा रहा है शीतोष्ण सदाबहार वनों के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। तीन कथन दिए जा रहे हैं और आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया जा रहा है ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा कथन दिया जा रहा है ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। और इसके बाद में तीसरा कथन दिया जा रहा है इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अर्थात कौन सा कथन सही होगा, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी ही बात मैंने लिखी हुई है, क्योंकि तीन बातें ये आपको यहाँ पर मिली गई हैं कि जो वन होते हैं ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। और इसके बाद में ये वन जो होते हैं ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। जितने भी महाद्वीप हैं इनके सभी पूर्वी किनारों पर ही लगभग पाए जाते हैं। और इन ये जो वन होते हैं इनमें दृढ़ और मुलायम इन दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिएगा कि इस प्रकार के वन जो हैं ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन और उसके अंदर पूर्वी ब्राजील में पाए जाते हैं। और यहाँ ओक, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस, कौन कौन से, ओक, चीड़ और यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ और मुलायम इन दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। छठा क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है और इसमें दिया जा रहा है शीतोष्ण पर्णपाती वन निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं। और इसके लिए भी यहां पर चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन ए है चीन। ठीक है, ऑप्शन सी है चिली। ठीक है, और ऑप्शन डी में दिया जा रहा है उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, आप लोग वीडियो को रोककर आंसर दिया करें। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अर्थात उपरोक्त तो सभी। अब ये थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है जिसको मैंने प्रश्न छोटा कर दिया लेकिन इसकी समरी को बड़ा कर दिया। एक ही प्रश्न में दो चार प्रश्न रख दिए हैं। ठीक है, तो उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिकांश शीतोष्ण पर्णपाती वन जो होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वनों के वृक्ष जो होते हैं वो अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। और शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, इसके बाद में चीन और चिली, न्यूजीलैंड और पश्चिम यूरोप, कहां कहां पर, उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, चिली, न्यूजीलैंड और पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर, तटीय भागों में पाए जाते हैं। और यहां पाए जाने वाले जो भी पेड़ हैं उनमें से आता है ओक, एस, और इसके ओक, एस, इसके बाद में बीच। ठीक है, बीच आदि। और इसके बाद में फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन सी, जो फीजेंट और मोनाल, ये दो ऐसे पक्षी हैं जो कि यहाँ पर, कहां पर, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये पूरी थोड़ी सी टिप्पणी थी। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। क्योंकि इन सभी से मिलकर के हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपका एक शेयर कई लोगों की मदद भी कर सकता है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें दिया जा रहा है कि किस प्रकार के वन को विश्व का फलोधान कहते हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पर चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय वन, ऑप्शन सी है शीतोष्ण सदाबहार वन, ऑप्शन डी शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, जो ये भूमध्य सागरीय वन होते हैं इन वन प्रदेशों को फल की कृषि के कारण विश्व का फलोधान भी कहा जाता है। यहाँ पर फल की बहुत ही अधिक कृषि होती रहती है। ठीक है, और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा है, इसके अंदर अंजीर है, जैतून है, अंगूर है, इनकी खेती की जाती है और इन फसलों की यहाँ पर पैदावार भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोगों के सामने है और इसमें दिया जा रहा है कि महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन ए पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उत्तरी भाग। ठीक है, तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा जल्दी से हमको आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका आंसर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात ए व बी दोनों। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, इसका आंसर होगा सी, अर्थात ए व बी दोनों। ठीक है, महाद्वीप जो होते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारों, पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर
पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। और यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं और इसलिए इनका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी लोगों के सामने है और इसमें दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को टैगा कहा जाता है। टैगा किसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक छोटा सा शब्द है और ये किसको कहा जाता है, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को, या फिर ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय वनों को, या फिर ऑप्शन सी शीतोष्ण सदाबहार वनों को, या फिर ऑप्शन डी शंकुधारी वनों को। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात शंकुधारी वनों को, ठीक है। अब इसके बारे में भी मैंने फुल डिटेल रख ली है, इसको समझिएगा। देखिएगा, जो शंकुधारी वन होते हैं ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो अक्षांश क्या होता है, इसके बाद में जो ये इसके बारे में पूरी डिटेल अगर आपको जाननी है तो क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ना होगा और इसका मैंने 2 तरह का वीडियो बनाया है, ठीक है। पहला वीडियो मैंने बुक के माध्यम से पढ़ाया था समरी को, और दूसरा क्वेश्चंस वाला वीडियो आया था। क्वेश्चन वाले वीडियो अगर आप देखेंगे जाकर के तो इससे जुड़े जो क्वेश्चन होते हैं वही आपको समझ में आएंगे और उसमें अधिक समझ में नहीं भी आ सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप बुक वाला वीडियो देखेंगे जाकर के, जो बुक के माध्यम से मैंने इसकी समरी को पढ़ाया था, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको अब हम आपको बताते हैं। तो हिमालय के ये वन प्रचुर, देखिए हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं टैगा नाम के, ठीक है। और शंकुधारी वनों को ही टैगा भी कहा जाता है। जो शंकुधारी वन होते हैं उनको ये कहा जाता है टैगा वन, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद में आगे दिया जा रहा है कि शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन होते हैं, ठीक है। और इन क्षेत्रों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है और जो लुगदी होती है इससे क्या बनता है, कागज, ठीक है। तो जो कि सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में इसका प्रयोग होता है लुगदी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें दिया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। इसके लिए यहाँ पर 3 कथन दिए जा रहे हैं, 1, 2, 3। और पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल भूमध्य रेखा के किस तरफ के किसी भी तरफ उग जाती है। दूसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। क्या बात है। इसके बाद में तीसरा कथन दिया जा रहा है कि अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। अब इन तीनों कथनों में से जो कथन सत्य है वो हमको बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय घास होते हैं, देखिए 3 तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी विशेषताएं बता दी, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं कौन कौन सी, पहले विशेषता यह है कि उष्णकटिबंधीय घास जो होती है, ये घास स्थल जो होते हैं ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। उत्तरी तरफ भी और दक्षिणी तरफ भी, किसी भी तरफ उग सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा की किसी भी तरफ उग सकती है। इसके बाद में भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंध क्षेत्र फैली है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र फैली है और इसके बाद में यह घास जो होती है लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है, ठीक है। ये कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है। 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल होते हैं यहाँ की घास उठ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। और सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो होते हैं यहाँ पर हाथी, जेब्रा, जिराफ, इसके बाद में हिरन और तेंदुआ, ये जीव पाए जाते हैं। देखिए हिरन का शिकार हो गया तेंदुआ, ठीक है। तेंदुआ हिरन को खा लेता है, जिराफ है और जेब्रा है, हाथी, ये सारी चीजें घास को खा लेते हैं और अपने आसपास रहने वाले जो भी पेड़ पौधे उनको खा करके अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। तो सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में घास पाई जाती है क्योंकि ये घास स्थल है, ठीक है। और जितने भी घास स्थल है वहां पर ऐसे जीव जंतु तो पाए ही जाते हैं क्योंकि इन दोनों का आहार जो होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि तेंदुआ है, तेंदुआ वहीं पर आपको मिलेगा जहां पर जंगली जानवर मिलेंगे, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है। और इसके बाद में जो ये मिलता है, देखिए कुत्ता जंगली होते हैं, ठीक है, वो कुत्ते नहीं कहे जाते, वो अलग ही टाइप के होते हैं, ठीक है, कुत्ता नहीं कह सकते उनको। इसके बाद में वहां पर जो हिरन आता है, ठीक है, और बकरी आती है, ये जहां पर मिलेगी वहीं पर आपको तेंदुआ मिलेंगे। भैंस है, गाय है, तो इसके बाद में जेब्रा है और जो ये हाथी है, जिराफ है, ये आपको वहीं पर मिलेंगे जहां पर घास होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को।
11वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें दिया जा रहा है कि शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन दिया जा रहा है, ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। और ऑप्शन बी में दिया जा रहा है कि यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। अब इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। जो शीतोष्ण घास स्थल होता है ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि अपना ये यूरोपीय है, ठीक है। जो महाद्वीप जो भी होते हैं वहां के भीतरी भाग में पाया जाता है और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ तथा यहाँ की जो घास होती है ये आमतौर पर छोटी और बहुत ही पौष्टिक भी होती है, ठीक है। और इन प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंसे, इसके बाद में बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। कौन कौन? जंगली भैंसे, बाइसन, एंटीलोप। बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा इन सभी चीजों को। ये प्रश्न ऐसे हैं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री में नहीं तो मेंस में आपसे पूछे ही जाएंगे। जो हमारी क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी होती है इसको हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा अगर देखेंगे तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमको विश्व का भूगोल भी मिलता है, भारत का भूगोल भी मिलता है, हर प्रकार का भूगोल मिल जाता है, ठीक है। तो जिस भी बंदे का क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पूरी क्लियर होगी उसको अन्य किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो यहां तक कह सकता हूं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको पूरा सब कुछ मिल जाता है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें दिया जा रहा है कि किन क्षेत्रों में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। किन क्षेत्रों में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं तथा यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं और यहाँ के अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। मतलब यहाँ की जो अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु होती है ये सारी जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं ये मतलब ये जो भी होती है बहुत ही अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। उसका जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र में, ठीक है। अब इसके बारे में मैं अच्छे से पूरा लिख करके लाया हूं, आप इसको समझिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपने क्वेश्चन के माध्यम से इसको नहीं समझ पाया होगा, ठीक है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं और यहाँ पर केवल हमको लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल लाइकेन और छोटी झाड़ियां मिलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही विकसित होती हैं और इसीलिए यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियां हमको मिलती हैं, ठीक है। और इन वनस्पतियों को टुंडा वनस्पति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टुंडा वनस्पति भी कहा जाता है। तो इस पर कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि टुंडा वनस्पति किनको कहा जा सकता है, या फिर जैसे कि मैंने पूछ दिया, ठीक है। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय वनस्पतियों के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, और ये आपको 3 कथन दे देगा, एक ये और ये। आप बताइएगा आंसर, ठीक है। या फिर टुंडा वनस्पति। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इन पर अपना नजर डालिएगा और किसी भी प्रश्न को याद करिएगा उसको संतुलित तरीके से। संतुलित तरीका उसे कहते हैं जिस पर आप चारों तरफ से अपनी पकड़ बना लेते हैं। अर्थात अगर इस प्रश्न को आपसे इधर से पूछा या फिर इधर से पूछा जाए या फिर इधर से पूछा जाए, मतलब ये पूछा है कि टुंडा वनस्पति किसे कहते हैं, ये वाला, या फिर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इसके संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों को बताइएगा, ये वाला, या फिर ऐसे पूछा जाए जैसे कि मैंने ये पूछा है। तो अगर आपको एक प्रश्न संतुलित तरीके से पता होगा पूरा तो आप उसका उत्तर बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। और ये जो वनस्पतियां होती हैं ये यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो आज का ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी कंपोज, ऑप्शन सी लानोस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन डी, अर्थात विश्व में उष्णकटिबंधीय घास स्थल के प्रमुख उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहला है पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास स्थल, दूसरा है ब्राजील में पाए जाने वाले घास स्थल जो कि स्थानीय भाषा में इनको कंपोस्ट कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में तीसरा है वेनेजुला के घास स्थल को वेनेजुला के घास स्थल जिसको लानोस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये विश्व के कुछ 3 घास स्थलों का नाम मैंने आपको बता दिया जो कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं, ठीक है।
तो आज के इस हमारे पूरे चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। जो पूरे चैप्टर का एनालिसिस था ये आपके सामने, अगर आपने इसकी समरी को नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा उसका वीडियो। मैं प्लेलिस्ट सबकी अलग-अलग बनाकर रखी है और आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है? और हमारे इस दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी की तैयारी स्टार्टिंग से कराई जा रही है। नोट्स भी दिए जा रहे हैं, तो जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, वो लोग हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वही लोग मैसेज किया करें जो लोग पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं। जो लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं ये फ्री में वीडियो लेकर के आता हूँ। आप लोग फ्री में इन वीडियोस को देखिएगा, ठीक है? और देखने के साथ-साथ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिएगा, जिससे कि जो है तो हमारा भी कुछ भला होता रहे, लोगों तक वीडियो पहुँचते रहें और उनके पास जो तो ज्ञान भी पहुँचे, और ज्ञान बाँटने से ही बढ़ता है। तो आप लोग बाँटिएगा इसे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।